नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के इतिहास और वर्तमान दोनों को जोड़ता है। 300 साल पहले एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने व्यापार के बहाने भारत पर कब्जा कर लिया, हमारी संपत्ति लूटी और हमें गुलाम बनाया। लेकिन क्या आपने सुना है ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 का नाम? कुछ लोग कहते हैं कि आज फिर से कुछ ऐसा हो रहा है जहां विदेशी ताकत और बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर कब्जा कर रही है। क्या ये सच है? क्या आज की मल्टीनेशनल कंपनियां और विदेशी निवेश वाकई में ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी है, या ये सिर्फ एक डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? आज के इस वीडियो हम इतिहास से लेकर आज के आर्थिक सुधारों और विदेशी निवेश तक हर पहलू को समझेंगे। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए डाइव करते हैं इस गंभीर सवाल में, क्या आज फिर देश बिक रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी किया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और पूर्वी एशिया में व्यापार का एकाधिकार दिया। शुरू में ये कंपनी सिर्फ मसाले, रेशम और कपास जैसे सामानों का व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई। 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब को हराकर इसने भारत में अपनी सियासी ताकत बढ़ानी शुरू की। 18वीं और 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसने बंगाल में भयानक कर वसूले, जिससे 1770 बंगाल का अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए। कंपनी ने भारत की संपत्ति को लूटा और ब्रिटेन भेजा, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। भारत की दौलत कैसे ब्रिटेन गई? 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और 1874 में कंपनी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, इसने भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था और उद्योग बर्बाद हो गए। अब सवाल ये है कि आज की मल्टीनेशनल कंपनियां और विदेशी निवेश उसी रास्ते पर है? चलिए आज की स्थिति को समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 का जिक्र सबसे पहले 2021 में तब सुर्खियों में आया जब आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने अमेज़न को ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 कहा। उनका दावा था कि अमेज़न भारत के बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। इस दावे के पीछे कुछ मुख्य बातें थी। बाजार पर कब्जा, अमेज़न और वॉलमार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भारत के रिटेल सेक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कंपनी भारतीय ग्राहकों का डेटा इकट्ठा कर रही है, जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। राजनीतिक प्रभाव, कुछ लोग कहते हैं कि ये कंपनी सरकार पर दबाव डालकर अपने लिए अनुकूल नीतियां बनवाती है। उदाहरण के लिए अमेज़न पर आरोप लगे कि उसने भारत में कुछ खास सेलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया। 2021 में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेज़न ने अपने कुछ पसंदीदा सेलर्स को बढ़ावा देने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों, क्या ये सचमुच इतना आसान है? पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी सेना थी जो भारत के राज्य को हरा सकती थी। आज की कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती। फिर ये 2.0 का डर कहाँ से आ रहा है? इसके लिए हम
दशक में तीसरे नंबर पर पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये निवेश भारत को गुलाम बना रहा है या हमें आत्मनिर्भर बना रहा है? चलिए दोनों पक्षों को देखते हैं। एफडीआई से भारत में नई टेक्नोलॉजी, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में वेबवर्क्स का $2.4 बिलियन का डेटा सेंटर निवेश। ग्लोबल इंटीग्रेशन, भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में नौकरियां और स्किल्स। विदेशी कंपनियां लाखों नौकरियां पैदा कर रही है, खासकर टेक और मैन्युफैक्चरिंग में। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? लोकल बिजनेस पर असर, ई कॉमर्स कंपनियां छोटे दुकानदारों को नुकसान पहुंचा रही है। उदाहरण के लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट के दबदबे से स्थानीय रिटेलर्स की बिक्री कम हो रही है। डेटा प्राइवेसी, विदेशी कंपनियां भारतीय ग्राहकों का डेटा इकट्ठा कर रही है, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। आर्थिक नियंत्रण, कुछ लोग डरते हैं कि ज्यादा एफडीआई से विदेशी कंपनियां भारत की नीतियों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी बात, पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सैन्य और राजनीतिक ताकत थी, जो आज की कंपनियों के पास नहीं है। आज भारत की सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज जैसे डीपीआईआईटी विदेशी निवेश पर नजर रखती है। फिर भी हमें सतर्क रहना होगा कि हमारा डेटा, संसाधन और बाजार सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, क्या आज फिर देश बिक रहा है? मेरा मानना है कि ये सवाल इतना आसान नहीं है। पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा क्योंकि हमारी सैन्य और राजनीति कमजोर थी। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। एफडीआई और विदेशी कंपनियां भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है, बशर्ते हम सही नीतियां बनाएं और अपने हितों की रक्षा करें। हमें चाहिए कि हम अपने लोकल बिजनेस को सपोर्ट करें, डेटा प्राइवेसी के लिए सख्त कानून बनाएं और विदेशी निवेश को इस तरह से इस्तेमाल करें कि भारत आत्मनिर्भर बने। आप क्या सोचते हैं? क्या एफडीआई भारत के लिए वरदान है या खतरा? नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपको हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। नमस्ते।